हमने लास्ट क्लास में सिलेबस को कंपेयर किया था. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट द करिकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द स्कीम पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, राइट. सो इन दिस केस बच्चों आपके पास 6 पेपर्स है टोटल. फर्स्ट पेपर इज जनरल इंग्लिश, 100 मार्क्स पेपर, 3 आवर्स का टाइम मिलता है आपको. सेकेंड पेपर इज जनरल स्टडीज, 100 मार्क पेपर, 3 आवर्स का टाइम मिलता है. थर्ड to 6 पेपर्स आर इकोनॉमिक्स. जनरल इकोनॉमिक्स 1, 200 मार्क्स, 3 आवर्स. सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इस पेपर में अटेन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू माइक्रो एंड मैथ्स, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, राइट. द नेक्स्ट पेपर इज जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2, अगेन 200 मार्क्स, 3 आवर्स. Then general economics paper 3, 200 marks, 3 hours. Then Indian economy 200 marks, 3 hours. So basically जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर हैं वो सारे के सारे 200 मार्क्स ईच हैं, राइट. सो अगर मैं इकोनॉमिक्स के पेपर को काउंट करूँ तो दिस इज द टोटल ऑफ 800. बाकी इंग्लिश एंड जीएस को काउंट करो तो 200. 8 + 2 10. देयरफॉर आपका जो आईएएस का पूरा पेपर है दैट इज ऑफ 1000 मार्क्स. सो जो कट ऑफ आएगी बच्चों वो 1000 मार्क्स के बेसिस पे आएगी. एंड अगर आपका कट ऑफ के अंदर आ जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1. तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाता है और हम इस अगर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें कैसे मिलेगी यहाँ पैटर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जी पेपर 1 की बात करूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड थ्योरी पार्ट आता है, राइट. और इसका सिलेबस मैं आपको प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ बच्चे, राइट. एंड नेक्स्ट इज मैथ, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स. अगेन मैंने बोला था ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि क्वांटिटेटिव है, राइट. तो यहाँ पे अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छे से लिखते हो यू विल गेट 50 to 60% ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल. बट अगर आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सही करते हो यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट. सो एडवांटेज ये है कि आप जी के पेपर उनको ढंग से पढ़ के जाओ सो दैट उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स आपके आ पाए. अब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो देयर आर 3 सेक्शंस. जो सेक्शन ए है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे कंपलसरी हैं, राइट. बेसिकली यहाँ पे 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और ये 7 क्वेश्चंस होते हैं. सो ये 35 मार्क्स जो हैं वो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं बच्चे, राइट. इन सेक्शन बी आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं. आउट ऑफ दो 7 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5. ये 18 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं एंड 18 into 5. जो सेक्शन सी है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, आपको सिर्फ 3 अटेंड करने हैं. अगेन दिस इज ऑफ 25 into 3, 25 मार्कर 3 क्वेश्चंस. अब इसके अंदर ऑब्वियसली सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो वहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी. सेक्शन सी की बात करो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे हो सकता है पॉसिबल, राइट. बट दिस इज अ स्कीम. अब जनरल इकोनॉमी पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे वो मैक्रो पूछ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछ रहे हैं एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं. अगेन फॉर द डिटेल सिलेबस यू कैन गो टू आइदर दिस वेबसाइट और आपको इस वीडियो के नीचे मैं एक बार लिंक भी शेयर कर दूंगा डिटेल सिलेबस का, राइट. यहाँ पे 16 क्वेश्चन आते हैं बच्चे. अगेन सेक्शन ए इज कंपल्सरी. देन we have 9 questions in section B, we need to attempt only 6. We have 6 questions in section C, we need to attempt only 4. Clear है बच्चे? Then we have GE paper 3. In this we have public finance, industrial economics. Industrial economics is basically nothing but the microeconomics part, right? जहाँ पे हम markets की बात करते हैं. Then environmental economics, then state market and planning. Again we can see the same pattern like in paper 2 here, right? Then we have Indian economics. मैंने इंडियन इकोनॉमिक का सिलेबस इस तरह लिखा क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमिक्स ही है. बेसिकली यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी हमें पोस्ट 1947 पढ़ना है, राइट, पोस्ट इंडिपेंडेंस. अगेन 16 क्वेश्चंस. सेक्शन ए कंपल्सरी, सेक्शन बी 9 में से 6 करने हैं, सेक्शन सी 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं. सो ये है बच्चे आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी. अब मैं अगर सिर्फ जनरल इंग्लिश की बात करूं
तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। वहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि अगर अनसीन पैसेज है तो उसको सॉल्व करो, जो भी इंग्लिश का उनको पूछना है, पैसेज दे देंगे, ऐसे राइटिंग दे देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेयर एज इन द केस ऑफ जनरल स्टडीज यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चे। एक करंट में क्या चल रहा है, एक हिस्ट्री पूछते हैं, एक पॉलिटी पूछते हैं, एक ज्योग्राफी पूछते हैं, राइट। एंड ये मोर और लेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज 25 ईच, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 100 मार्क्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन स्कूल ऑफ Indian economic service. Then we have economics optional. There are only 2 papers. सिर्फ मैं economics optional की बात करूँ, not complete IAS. In paper 1 we have advanced micro, advanced macro, money, banking and finance, public finance, international economics and growth and development. Whereas in paper 2 we have Indian economy pre-independence. Now this is the difference. अभी तक ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे वो सारा का सारा मैच किससे हो रहा है बच्चे, आईएएस के साथ, राइट। बट इन द केस ऑफ पेपर 2 वो हमसे पूछ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, जो कि आईईएस के अंदर नहीं है, राइट। एंड इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन, ये आईएएस के अंदर है, बट नॉट दिस पार्ट, राइट। यहाँ पे आपको मैथ्स, स्टैट्स और इकोट्रिक्स का पार्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोरलेस वो थ्योरी पे फोकस करते हैं, बट इन द केस ऑफ आईईएस वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करते हैं। सो यहाँ पे आपको मैथ्स, स्टैट्स, इकोट्रिक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस हमें एक अलग से टॉपिक करना है, राइट। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी, 1 to 5 नहीं, 1 and 5। अब होता क्या है कि ये जो 8 क्वेश्चंस हैं वो डिवाइडेड है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 1 to 4 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, सेक्शन बी में 5 till 8 होते हैं। तो जो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है, बाकी 3 क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आइदर फ्रॉम सेक्शन ए और सेक्शन बी, राइट, चूजिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। So this is all about IAS, economics optional. Now coming to RBI grade B scheme. In total there are 3 phases. Last phase interview phase होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. But in phase 1 we have first paper which is objective type economics. ये 120 मिनट्स का होता है, 100 मार्क्स पेपर होता है। इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। जनरली ये लोग मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो पूछते हैं, मैक्रो पूछते हैं, तो इन सब से वो कवर करते हैं, स्टैट्स, मैथ्स, राइट। देन वी हैव इंग्लिश इन पेपर फेज 1। जब आपकी फेज 1 की कट ऑफ में नाम आता है तो ही आप बच्चे फेज 2 का पेपर दे पाते हो, नहीं तो नहीं दे पाते। In the case of phase 2, paper 1, we have descriptive economics and paper 2 again we have descriptive economics, but इन दोनों का सिलेबस अलग अलग है। एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। बट ये चारों के चारों पेपर 120 मिनट्स के, विच मीन्स 2 आवर पेपर है एंड 100 मार्क्स ईच। तो आपकी जो लास्ट कट ऑफ आएगी वो 400 मार्क्स में से आएगी। जितने हाईएस्ट मार्क्स उतना आपको बच्चे इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। डज इट हेल्प? या नाउ कमिंग टू सिलेबस ऑफ पेपर 1 फेज 1, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स है, एंड करंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी, राइट। सो बेसिकली अगर आप ये सारे टॉपिक्स देख रहे हो तो सारे के सारे टॉपिक्स हमने आईईएस में कवर कर लिए हैं, राइट। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने आईईएस में कवर नहीं किया हो। कमिंग टू पेपर 2 फेज 1, ये इंग्लिश का पेपर है, राइट। वही आपकी राइटिंग स्किल्स को जज कर रहे हैं लोग। नाउ कमिंग टू फेज 2 पेपर 1 यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो है बच्चे सिर्फ। ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। पेपर 2 मैथ, स्टैट्स एंड इकोमेट्रिक्स एंड पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स, अगेन ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। डज इट मेक सेंस? क्लियर है?
कोई डाउट? ठीक है, अभी तक हमने जो बात करी सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात की थी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तीनों एग्जाम में सेम है. टुडे वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक. राइट डाउन. We'll start with markets, and specifically we are starting with perfect competition. अच्छा बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे पता है आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में नॉलेज है, बट मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट जो भी बच्चों को नॉलेज नहीं होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि नॉलेज है बट हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए, तो आपका बेसिक में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. राइट. सो सबसे पहले चलते हैं बच्चे अजम्पशंस को लेके. सबसे पहले अजम्पशन आती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सो हम ये क्यों बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं यहाँ पे? बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स से ये पता लगता है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, सो फर्म्स अपने आप में जितनी भी बड़ी हो, राइट, आप जितनी बड़ी भी सोच सकते हैं, बट दे आर लार्ज इन नंबर, वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी वो प्राइस को इफेक्ट नहीं करेगा, विच मीन्स दैट इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती है. सो यू कैन राइट इट हियर, ईच फर्म however large, each firm however large supplies small part of total quantity, supplies small part of total quantity, full stop. Firms can't affect price, firms can't affect price in the market by changing its output. In the market by changing its output. Write down बच्चे second, product homogeneity. Product homogeneity. सो हम सबको पता है प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब कि हर एक फर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, विच मीन्स दैट वो प्रोडक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दूसरी फर्म्स के साथ. राइट. सो राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी. द अजम्पशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी. अच्छा बच्चे, हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा है, कंपेयर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद मोनोपोली, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ लिखने पड़ेंगे. राइट. और मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, सेकंड ये चीज़ आप घर बैठ के और लिखोगे, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है, जिन जिन बच्चों ने एग्जैक्टली बुक से लिखा हुआ है, नॉट इन योर वर्ड्स, उनको स्लाइटली हायर मार्क्स मिले एज कम्पेयर टू जिन जिन लोगों ने अपने वर्ड्स में लिखा है. सो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम लिख रहे हैं वो हम एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले. वो कैसे होगा? ऑब्वियसली 1-2 बार आप घर पे लिखोगे, 1-2 बार आप टेस्ट सीरीज पे लिखोगे, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा. राइट. ओके. द अजम्पशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी imply that individual firm in the pure competition is price taker. Individual firm in the pure competition is price taker. Underline the word pure competition. Now pure competition is slightly different from perfect competition. जब हम perfect competition की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा 1-2 assumptions को और ऐड करूंगा, but this is a part of perfect competition assumptions, right? अगर एक क्वेश्चन आता है, कैन वी से दैट प्योर कंपटीशन इज एग्जैक्टली सेम एज परफेक्ट कंपटीशन? सो द आंसर इज नो. राइट. ओके. इन द प्योर कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, which implies that demand curve is infinitely elastic, which implies that demand curve is infinitely elastic. That is, firms can sell any amount of output. That is, firms can sell any amount of output at prevailing price, at prevailing market price.
at prevailing market price. राइट हो बच्चे, यहाँ पे लिखो आउटपुट और एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस, यहाँ पे हम डिमांड कर्व बना रहे हैं जो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है. दिस इज योर मार्केट प्राइस, प्लीज रिमेंबर दैट गाइस, दिस इज योर मार्केट प्राइस, एंड इन दिस केस योर प्राइस इज इक्वल्स टू AR which is equals to MR, and this is nothing but known as perfectly infinitely elastic demand curve, right? अभी जिन बच्चों को नहीं पता कि सर इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर रहे हैं, डोंट वरी, जब हम माइक्रो का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक टॉपिक ऐसा उठाऊंगा जिसमें हम इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? सो फॉर द टाइमिंग वी कैन से दैट राइट नाउ अगर आपका डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ये फर्म की डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, देन योर इलास्टिसिटी इज इनफिनिटली इलास्टिक. राइट डाउन नेक्स्ट assumption. Third, free entry and exit of the firms. Free entry and exit of the firms. अब सोचो, फर्म्स की अगर फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं होगी तो क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स बचेंगे मार्केट में? द आंसर इज नो. तो फ्री एंट्री और एग्जिट हमें चाहिए सो दैट हम मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स को रख पाए, राइट? राइट ऑन फोर्थ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि सारी फर्म्स का सिर्फ एक ही गोल है विच इज नथिंग बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके अलावा और कोई गोल नहीं है, राइट? राइट डाउन. द ओनली गोल ऑफ ऑल फर्म्स इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द ओनली गोल ऑफ ऑल फर्म्स इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. No other goals are pursued. No other goals are pursued. Right on next. No government regulation और इंटरवेंशन भी कह सकते हो बच्चे आप. नो गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशन. अब गवर्नमेंट इंटरवेंट कैसे कर सकती है? टैरिफ लगा सकती है, सब्सिडी दे सकती है, राशनिंग कर सकती है. सो ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में या फिर अभी के लिए प्योर कंपटीशन में भी नहीं हो सकता, राइट? सो राइट डाउन. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन implies tariff, subsidies, rationing of products or demand. Tariff, subsidies, rationing of products or demand and so on are ruled out. And so on are ruled out. बच्चे यहाँ पे एक नोट लिखो उसके बाद and write it down. The above assumptions, if the above assumptions are fulfilled, if the above assumptions are fulfilled, then it is called pure competition. Then it is called pure competition. It is different from perfect competition. It is different from perfect competition. In perfect competition, we also need, write down bachcha assumption number 6, perfect mobility of factors of production. Perfect mobility of factors of production. Perfect mobility of factors of production. It means कि
हम एक फर्म से दूसरी फर्म तक अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व. That is perfect competition in market of factors of production. That is perfect competition in markets of factors of production. And the last assumption, perfect knowledge. Perfect knowledge. यहाँ पे perfect knowledge का मतलब ये है कि जितने भी मार्केट के अंदर सेलर्स एंड बायर्स हैं उन सबके पास एग्जैक्टली सेम नॉलेज है अभी की एंड फ्यूचर की, राइट? पास्ट में जो चीज़ें होगी ऑब्वियसली उनके पास तो परफेक्ट नॉलेज है सबके पास, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि सेलर के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है एज कम्पेयर टू बायर, राइट? तो ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे सेलर्स सारे बायर्स के पास सेम एग्जैक्टली सेम नॉलेज है, एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन है, राइट? Right on. Sellers and buyers have the complete knowledge. Sellers and buyers have the complete knowledge of the conditions of the market, of all the conditions of the market, of all the conditions of the market. Information is free and costless. Information is free and costless. बच्चे, now we are starting with short run equilibrium. अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल की बात कर सकते हैं या फिर फर्म लेवल की बात कर सकते हैं, राइट? अभी के लिए आई विल टॉक अबाउट फर्म लेवल, अभी के लिए वी विल टॉक अबाउट फर्म लेवल. और जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा हम क्या समझेंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चे? प्रॉफिट maximization. Right on. The firms in the equilibrium, the firms are in the equilibrium, the firms are in the equilibrium when it maximizes its profits, when it maximizes its profits which is the difference between TR minus TC, total cost minus total revenue. Sorry, हाँ, total revenue minus total cost, TR minus TC, total revenue minus total cost. बच्चे प्रॉफिट को हम लिखते हैं पाई से, which is total revenue minus total cost. अब बच्चे यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि you need to show the equilibrium with the help of TRC-TC approach or with the help of MRMC approach. So write down, the equilibrium of the firm may be shown graphically. The equilibrium of the firm may be shown graphically in two ways. In two ways, TR-TC curves और अप्रोच कह सकते हो आप इसको, एंड MR-MC कर्व्स या फिर अप्रोच. और ये बच्चे कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि आपको इक्विलिब्रियम विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शो करना है विद द हेल्प ऑफ आइदर TRTC और MRMC ग्राफिकली, राइट? Write down TRTC approach. TRTC approach. क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन में है, मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ बच्चे. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्राइस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ TR, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AR, यहाँ पर लिख रहा हूँ MR. सो अगेन 1 2 3 4 5. लेट्स से योर प्राइस इज 2. अब बताओ प्राइस चेंज क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन में है और प्राइस कौन डिसाइड कर रहे हैं? मार्केट, नॉट वन सिंगल फर्म.
What is your TR here? Price into quantity. So 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. Similarly, we can write this. What is your AR? AR is nothing but TR by quantity, right? Which is nothing but equals to price, right? Only in the case of perfect competition and in the case of monopoly as well. वो price AR is nothing but the demand curve. Now in this case this is nothing but 2. आप AR को equals to price रख दो या फिर अगर आप TR by quantity करते हो you will get your answer as 2. What is MR? MR is nothing but the difference DTR by D quantity, which means अगर मैं अपनी क्वांटिटी को 1 यूनिट से इंक्रीज करता हूं, राइट, तो मेरा TR में क्या चेंज आता है? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप क्वांटिटी को 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो TR में चेंज है वो है 2. सो इन दिस केस योर MR इज इक्वल्स टू 2. एंड वी कैन से दैट इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन योर प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR. क्लियर है बच्चे? Right. Now let's see this graphically. Put X here, put cost and revenue here. अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ. Given this table, अगर आपको TR ये given है, so in this case can we say the difference or your MR, which is nothing but the slope of TR, is equals to 2 always? Can we say that your slope is constant? Slope क्या change हो रहा है? What is your slope? Constant है. क्या वो change हो रहा है? नहीं. Slope क्या है? 2 2 2 2 2 2. Change नहीं हो रहा. अगर slope change नहीं होता तो we will get a line or a curve? Line. So TR is a line or a curve? Upward sloping line or downward sloping line? What is the slope? Positive or negative? Positive. So TR is upward sloping, downward sloping? Upward sloping. Perfect. So हम TR बना रहे हैं सबसे पहले बच्चे. This is my TR. Right? Now what is the slope of this TR? What is the slope of TR? MR, and MR equals to what? 2. So right now, given the example, the slope of TR is equals to 2. Right? अब बनाएंगे हम TC curve. राइट, और लेट्स से ये आपका मैक्सिमम है. इसको नाम दो बच्चे x0, इसको आप नाम दो XA, इसको आप नाम दो XB. TC कर्व ऐसे क्यों आया हमारे पास? Why TC curve is like this? Because of law of variable proportion. Now what is law of variable proportion? Law of variable proportion हमें कहता है कि अगर हम एक फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं कीपिंग ऑल फैक्टर फिक्स्ड. याद रखना ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट इन द केस ऑफ लॉन्ग रन. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो लॉ है वो बोल रहे हैं इफ वी आर इंक्रीजिंग ओनली वन फैक्टर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर फिक्स्ड. भाई लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल. राइट. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग ओनली वन फैक्टर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर फिक्स्ड, देन योर टोटल प्रोडक्ट will increase at an increasing rate. Then this is point 1. Point 2, total product increase at decreasing rate and total product falls. तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है
इस मैकेनिज्म की वजह से हमें ये पता लगता है कि हम IRS DRS के चक्कर में फंस रहे हैं, राइट। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोल सकते हैं, स्केल मत बोलो क्योंकि शॉर्ट रन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स के चक्कर में फंस रहे हैं। वेयरएज जब भी हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, विच मीन्स दैट हमारी कॉस्ट कम हो रही है। हम जब बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। एंड हेंस दिस इज द रीजन आपका जो MC और AC कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, यू शेप्ड कर्व। यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट योर TC कर्व एज दिस। डज दैट हेल्प? यप। इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे बच्चे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो एट XA, कैन वी से दैट एट XA TR इज इक्वल्स टू TC बिकॉज दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एट XB TR इज इक्वल्स टू TC क्योंकि दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब एट X0 कैन वी से इन दिस केस ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे प्रॉफिट इज मैक्सिमम, राइट। सो बिटवीन XA टू XB कैन वी से दैट आपका प्रॉफिट पॉजिटिव है। कैसे? TR ज्यादा है या TC ज्यादा है? TR ज्यादा है। अब यहां से देखो, दिस इज योर TC, दिस इज योर TR, दिस इज योर TC, दिस इज योर TR। बट अगर मैं XA के लेफ्ट में हूं या फिर XB के राइट में हूं, अगर मैं XA के लेफ्ट में हूं तो कौन सा कर्व ज्यादा है? ये रहा TR। लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस। दिस इज द एरिया ऑफ लॉस। अगेन this is the area of loss, right? This is the area of profit. Clear है? पक्का? Right on बच्चों। The total revenue curve is straight line through origin. The total revenue curve is straight line through origin, showing that price is constant at all levels of output. Showing that price is constant at all levels of output. The firm is the price taker and can sell any amount of output. The firm is a price taker and can sell any amount of output at the going market price, at the going market price, with its TR increasing proportionately with its sale, with its TR increasing proportionately with its sale. पहले हमने किसके बारे में लिखा बच्चे? TR के बारे में लिखा है। Now we will write about TC. The shape of TC curve reflects the U shape of AC curve. The slope of TC curve, अभी मैं TC AC बोल रहा हूं बट एग्जाम में आप इसको पूरा लिख के आओगे बच्चे, वो मार्क्स कटते हैं, राइट। आप टोटल कॉस्ट लिख के आओगे, TC नहीं लिख के आओगे वहां पे। The shape of TC curve reflects the U shape of AC curve. That is the law of variable proportion. That is the law of variable proportion. और मैंने भी आपको बताया बच्चे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से हमें कैसे यू शेप कर्व मिल रहा है। फुल स्टॉप। द फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट एट आउटपुट X0. The firm maximizes its profit at output X0 where the distance between TR and TC is greatest. Where the distance between TR and TC is greatest, a level smaller than XA or larger than XB, इधर की बात कर रहे बच्चे, a level smaller than XA loss, smaller than bigger than XB loss, a levels smaller than XA or larger than XB, the firm has losses. The firm has losses. Now write down बच्चे, this is the most important, which is nothing but MRMC approach.
ऑल द एग्जाम में TRTC भी पूछी जाती है, बट MRMC उससे ज़्यादा सुपीरियर है बच्चे, क्योंकि MRMC अप्रोच पे हम डिमांड कर्व को भी लेके आते हैं। MRMC अप्रोच, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो बच्चे, uses price as an explicit variable, uses price as an explicit variable, uses price as an explicit variable। ठीक है, अब क्या होता है, मैं आपको एक बार एग्जाम की स्कीम बता देता हूँ। वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आप हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दिखाओ विद AC इन दी डायग्राम। तो AC किस में आएगा, MRMC अप्रोच में, राइट, नॉट इन TRTC अप्रोच। सो इन दिस केस पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बच्चे मैंने बनाया डिमांड कर्व, एंड सिंस दिस इज अ डिमांड कर्व वी कैन राइट हेयर P, this is P is equals to MR, which is also equals to AR because we are in perfect competition. This is your quantity, this is your cost and price। यहाँ पे cost भी बनेंगे, cost मतलब MC and AC, राइट। याद रखना एग्जाम में आप ये सारी चीज़ें लिख के आओगे, अगर आप ये चीज़ें नहीं लिख के आओगे आपको मार्क्स कट जाएंगे बच्चे आपके, राइट। नाउ इन दिस केस सबसे पहले मैं बना रहा हूँ बच्चे शॉर्ट रन AC कर्व। राइट ऑन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। और MC कहाँ से जाता है बच्चे, मिनिमम ऑफ AC कर्व। सो यहाँ से हम MC को पास करा रहे हैं, विच इज शॉर्ट रन MC, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, MR इक्वल्स टू MC हमने बोला था ना, राइट। अब MR इक्वल्स टू MC आता कहाँ पे, ये रहा प्राइस, ये रहा MR, MC के इक्वल यहाँ पे आएगा, दिस इज अ पॉइंट। एट दिस पॉइंट कैन वी से दैट फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट, which is nothing but we can write x0 here and E here, right। अब मुझे बताओ TR is equals to what, price into quantity। this is your price, this is your price, this is your quantity, what is your TR? Can we say in this case my TR is nothing but this part, right। now what is your TC? Can we say TC is nothing but AC into quantity, right। now in this case ध्यान से देखेंगे हम, ये जो कर्व है वो हमें क्या बता रहा है, AC, ये वाला कर्व ग्रीन, ये रहा आउटपुट। हमें क्या करना है, AC into क्वांटिटी। अगर भाई आउटपुट ये जो यहाँ पे मैच हो रहा है, इसको यहाँ पे अगर लाइन खींच दूं लाइक दिस, क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा AC है और A मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ताकि आप इसको कॉस से डिनोट कर पाओ। मैंने कहां से लाइन बनाई है, जो लाइन आउटपुट को और शॉर्ट रन AC को इंटरसेक्ट कर रही है वहां से। अब इन दिस केस व्हाट इज योर TC? TC इज नथिंग बट AC इनटू क्वांटिटी। कैन वी से दैट दिस पार्ट, दिस लोअर पार्ट इज नथिंग बट माय टोटल कॉस्ट। यहां से लेके यहां तक व्हाट इज योर, सो यहां से लेके यहां तक दिस इज योर TR, यहां से लेके यहां तक दिस इज योर TC। So ये जो रिमेनिंग एरिया बचा ये वाला, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी एब्सोल्युटली दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो दिस एरिया इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्लियर है? Right on बच्चों। The above diagram shows the AC and MC curve. The above diagram shows the AC and MC curve
of the firm together with the demand curve. The above diagram show the AC and MC curve of the firm together with the demand curve. इसके अंदर तीनों कर्व्स आ गए, AC, MC and the demand curve. The demand curve is also the AR curve and the MR curve in a perfectly competitive market. The demand curve is the AR curve and the MR curve in the perfectly competitive market. ये मैंने अब आपको बता दिया था, right? The marginal cost cuts the short run average total cost. The marginal cost cuts the short run average total cost at its minimum point. At its minimum point, the firm is in equilibrium. The firm is in equilibrium. ब्रैकेट में ओपन करके लिखना, maximizes its profit. Maximizes its profit. At the level of output determined by or defined by, at the level of output defined by the intersection of MR and MC curves. The intersection of MR and MC curves. अब यहाँ से देखो बच्चे, ये मैंने पॉइंट लिखा है E. अगर मैं E के लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, राइट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये रहा आपका MR कर्व, ये आपका है AC कर्व. डजंट मेक सेंस? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बताओ, और आप MC से देख के भी बता सकते हो. अगर मैं MC को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब यहाँ से देख के बताओ, यहाँ पे MC है और यहाँ पे MR है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कौन सा बड़ा है? MC छोटा है. कॉस्ट कम है या फिर रेवेन्यू कम है? रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा. और कोई भी फर्म यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसको पता है यार मैं अभी प्रॉफिट कमा रही हूँ, सो आई नीड टू मूव ऑन. तो धीरे 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 वो कहाँ बढ़ती रहेगी? एक्स नॉट की तरफ. सिमिलरली अगर मैं इस साइड खड़ा हूं तो यहां पे MR ये है, MC ये है. अब मुझे एडिशनल आउटपुट पे क्या हो रहा है? लॉस, राइट. सो अब यहां से फर्म वापस एक्स नॉट की तरफ जाएगी. डज इट हेल्प? राइट डाउन. टू द लेफ्ट ऑफ E, to the left of E, profit has not reached its maximum level. Profit has not reached its maximum level because each unit of output to the left of XE or XO rather, in this diagram XO, to the left of XO brings to the firm a revenue which is greater than its marginal cost. Brings to the firm a revenue which is greater than its marginal cost. To the right of X naught, each additional unit of output cost, more than revenue earned by its sale, so a loss is made.
बच्चे यहाँ पे मैं समरी लिख रहा हूँ जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस करे। नंबर 1, वी आर सेइंग दैट इफ MC इज लेस देन MR, क्योंकि यहाँ पे MR ज़्यादा है, फर्म्स को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म्स विल इंक्रीज देयर आउटपुट। सेकेंड, इफ MC इज ग्रेटर देन MR, यहाँ पे MC ज़्यादा है तो फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म विल रिड्यूस इट्स आउटपुट टू गेट मोर प्रॉफिट्स और टू मिनिमाइज द कॉस्ट रादर। एंड थर्ड, if MC is equals to MR, this is nothing but the profit maximizing condition. This is nothing but the profit maximizing condition. सोचो आपने एग्जाम में ये लिखा और फिर भी एग्जामिनर ने मार्क्स काट दिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट। मैं आपको ये डायग्राम से शो करता हूं, देखो यहाँ लिखा क्वांटिटी, यहाँ लिखा कॉस्ट और प्राइस, ये हमने बनाया डिमांड कर्व है। शॉर्ट रन MC, शॉर्ट रन ATC। ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये वाला जो यहां से आ रहा है वो शॉर्ट रन ATC है, जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है वो शॉर्ट रन MC है। इन दिस केस अगर हम बोलते हैं कि सर MR इक्वल्स टू MC इज माई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, सो क्या ये मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है? क्या ये मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है? द आंसर इज व्हाई नो। क्योंकि सर आप बोल रहे सर MR इक्वल्स टू MC है, यहाँ पे पहले देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई प्राइस, दिस इज प्राइस इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AR, राइट। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैन वी से दैट दिस इज माई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन? इफ यू आर सेइंग नो, व्हाई? इफ यू आर सेइंग यस, व्हाई? सो इन दिस केस यहाँ पे दो ऐसी कंडीशंस आ रही है जो कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हो सकती हैं, जितना आपने अभी तक लिखा है, बट उन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। अगर आप ध्यान से देखो, जो ये कंडीशन है, यहां पे अगर आप थोड़ा सा भी आउटपुट बढ़ा देते हो, लेट्स से दिस इज आउटपुट, अगर आप थोड़ा सा आउटपुट बढ़ा के यहां पे आ जाते हो, इधर आ जाते हो, इन दिस केस मुझे बताओ, व्हाट इज योर MR? दिस इज योर MR। व्हाट इज योर MC? दिस इज योर MC। ज्यादा क्या है? MR ज्यादा है तो प्रॉफिट, तो ये वाला पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता। सो ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें पक्का पता लगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है? तो उसके लिए सेकंड कंडीशन है, और ये मैथमेटिकली हम सबको पता है कि जब हम फर्स्ट कंडीशन रखते हैं तो वहां से जो भी कंडीशन आती है, पुट दैट इक्वल्स टू 0, ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में। देन वी नीड टू फाइंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन को हम लेस देन 0 पुट करते हैं, राइट। एंड वो लेस देन 0 वाली कंडीशन हमें क्या बता रही है थ्योरेटिकली अभी के लिए, कि स्लोप ऑफ MC शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ MR। स्लोप ऑफ MC शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ MR। यहां पे देखो, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द स्लोप ऑफ MC? इज योर MC डिक्रीजिंग, फॉलोइंग? तो स्लोप ऑफ MC नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव। व्हाट इज द स्लोप ऑफ MR? नहीं, नंबर से बताओ। नहीं, MR 0, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ MR? स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाय dx। इन दिस केस लेट्स से मुझे MR की बात कर रहा हूं तो dMR बाय d क्वांटिटी। अब बताओ, क्या MR आपका चेंज हो रहा है? MR तो कांस्टेंट है ना, तो 0 बाय एनीथिंग इज व्हाट इज स्लोप ऑफ MR? 0। यहां पे जो कंडीशन नंबर 1 है, इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं।
अगर मैं ए की बात करता हूं तो स्लोप ऑफ एमसी इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ एमआर इज 0, तो दिस इज मोर। पर हमें तो वाली कंडीशन चाहिए थी, इसलिए ए इज नॉट योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट इन द केस ऑफ बी, now what is slope of mc? Can we say mc is upward sloping, right? Since mc upward sloping के प्लस में आ गया, and obviously any positive figure is more than 0, and hence this condition got satisfied. Therefore point B is your profit maximization point or equilibrium point. Clear है बच्चे? Right? Write down. नोट डाल के लिखो। First condition of equilibrium of firm is MR equals to MC. First condition of equilibrium of firm is MR equals to MC. However, this condition is not sufficient. Since it may be fulfilled and yet the firm may not be in equilibrium. अब जो मैंने आपको भी लिखवाया ना बच्चे, वो यही वाली स्टोरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि even if MR equals to MC here, so we can say that MR is equals to MC, we can see that at point A, but can we say that at point A we are at equilibrium? The answer is no. Okay? Write down, MR equals to MC is satisfied at point B, sorry, not point B, point A अभी के लिए लिखो, MR equals to MC is satisfied at point A, but the firm is not in equilibrium since profit is maximized at point B. Write down next paragraph. The second condition for equilibrium requires that MR requires that MC must be rising at the points of its intersection with MR curve. The point of its intersection with MR curve, that is MC must cut MR from below, that is slope of MC is greater than slope of MR. अब मुझे बताओ, कभी भी आप कैन वी से दैट MR कैन बी नेगेटिव? जनरली नॉट इन दिस केस, नहीं हो सकता। MR दिस इज योर MR बच्चे, क्या MR नेगेटिव हो सकता है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्राइस पॉजिटिव है तो, राइट? क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्राइस इक्वल्स टू MR। बट अगर मैं जनरल डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनाता हूं तो MR नेगेटिव आ सकता है। बट इन दैट केस टू, क्या हमारा कभी भी MC नेगेटिव हो सकता है? क्या कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इन दिस केस इफ यू आर सेइंग MR इज इक्वल्स टू MC, सो कैन वी से दैट एट इक्विलिब्रियम कभी भी हम उस पॉइंट पे नहीं होंगे जो कि हमें MR नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। इस पॉइंट को हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे मोनोपोली के अंदर, राइट? सो राइट डाउन, द स्लोप ऑफ MC इज पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम, the slope of MC is positive at equilibrium, while the slope of MR is equals to 0,
at all levels of output, at all levels of output. Thus at equilibrium both conditions of equilibrium are satisfied. Thus at point B लिख लो आप. Thus at point B both conditions of equilibrium is or are satisfied. और वो दोनों कंडीशन कौन सी है बच्चे? That is MR equals to MC. Second, slope of MR is more than slope of MC is more than slope of MR. क्लियर है? हाँ. अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये भी आते हैं, क्या शॉर्ट रन में क्या हमेशा फर्म्स को प्रॉफिट ही होगा या लॉस भी हो सकता है? क्योंकि देयर इज नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट. तो जब फर्म को लॉस होगा तो वो बाहर निकल जाएंगी, जब प्रॉफिट होगा वो आ जाएंगी. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन when will firm continue or when will the firm shut down its process? Additional to that, when will firm have supernormal profit, normal profit or losses? Right? So write down. In short run, whether firm makes excess profit or losses depends on the, in short run, whether the firm makes excess profit or losses depends on the level of ATC, that is average total cost, level of ATC, that is average total cost, at short run equilibrium, at short run equilibrium. बच्चे देखो, मैं आपको लिए पहले डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहाँ लिखो क्वांटिटी, यहाँ लिखो प्राइस एंड कॉस्ट. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे डिमांड कर्व. सो लेट्स मेक द डिमांड कर्व. दिस इज माय डिमांड कर्व, वेयर दिस इज माय प्राइस. अब मैं बना रहा हूँ बच्चे शॉर्ट रन AC कर्व एंड दिस इज योर MC कर्व. शॉर्ट रन MC, शॉर्ट रन ATC कर्व. एंड इन दिस केस वी आर श्योर दैट कि एट दिस पॉइंट, this point is my equilibrium point, because in this case MR equals to MC, and this is my total cost, the below part of this, right? This is my total cost, this is my TR. तो ये जो बचा एरिया, ये मेरा होता है प्रॉफिट. ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं अब. मेक इट. quantity, price, cost. ये मेरा डिमांड कर्व, दिस इज प्राइस. ध्यान से देखेंगे. अब मैंने जान के क्या किया है, मैंने डिमांड से ऊपर अपनी कॉस्ट को लेके गया हूँ. कौन सी कॉस्ट को? एवरेज टोटल कॉस्ट को. दिस इज माई शॉर्ट रन MC. शॉर्ट रन MC हमेशा पास करेगी थ्रू द मिनिमम पॉइंट. नाउ इन दिस केस कैन वी से दैट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, बिकॉज प्राइस इक्वल्स टू MC और MR इक्वल्स टू MC है. In this case, what is my cost? This is my cost, right? अब बताओ TR कितना?
इतना, टीसी कितना, इतना, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस का एरिया क्या है, दिस इज एरिया ऑफ लॉस। क्लियर है, चल सकते हैं आगे। राइट, एक और कंडीशन आती है, वो लिखो, मतलब वो उसका डायग्राम बनाते हो। ये बच्चे प्राइस इक्वल्स टू एम आर, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। अब ध्यान से देखेंगे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया ATC, ये मैंने बनाया ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने बनाया AFC, ये मैंने बनाया MC। क्लियर है, और ये ना टैंजेंट है बच्चे इस लाइन पे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस इज इक्वल्स टू MC एट दिस पॉइंट। यहां पे क्या मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर पा रहा हूं? द आंसर इज एग्जैक्टली हम उसी पॉइंट पे हैं, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट से ABC कर्व को टच करता हूं तो मुझे एक TVC कर्व मिलेगा, जब मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे TC कर्व मिलेगा, TC कर्व मिलेगा, राइट, नॉट ATC। जब मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे यहां से TC कर्व मिलेगा। इन दिस केस हमें हो रहा है लॉस। नाउ हम सिर्फ अपनी TVC को कवर कर पा रहे हैं, बिकॉज नाउ योर TVC, योर रेवेन्यू इज दिस, योर TVC इज ऑल्सो दिस। ये बात समझ आ रही है पक्का? सो इन दिस केस क्योंकि हम सिर्फ TVC को कवर कर पा रहे हैं, इन दिस केस हम सिर्फ TVC को कवर कर पा रहे हैं, सो मेरे पास लॉस वाला जो एरिया है वो स्टिल बचेगा, ये वाला पार्ट। डज इट हेल्प? एंड लॉस इक्वल किसके होगा? कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स हैं? TVC एंड TC इक्वल्स टू व्हाट? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? TVC एंड, जब आपने बोल दिया कि आप इसको रेवेन्यू से कवर कर पा रहे हो तो क्या बचा लॉस में? TFC पूरा बचा, which means that हम TFC को जरा सा भी कवर नहीं कर पा रहे, राइट? अभी तक इतना लिखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। राइट डाउन, हमने 3 डायग्राम्स बनाए बच्चे भी, है ना? राइट डाउन, पार्ट ए के लिए वाला डायग्राम है। इफ ATC इज लेस देन प्राइस, इफ ATC इज लेस देन प्राइस एट इक्विलिब्रियम, if ATC is less than price at equilibrium, the firm earns excess profit, the firm earns excess profit which is equals to area, which is equals to area PABE, which is equals to area PABE। बच्चे ये PABE, write down for B, part B. If ATC is more than price at equilibrium, if ATC is more than price at equilibrium, the firm makes loss, the firm makes loss, जो कि आपको रेड पार्ट से शो हो रहा है बच्चे, which is equals to P और APEC। In this case, firm will continue to produce if, in this case, firm will continue to produce if it covers its variable cost. In this case, firm will continue to produce if it's cover its variable cost. Otherwise, it will shut down. Otherwise, it will shut down.
since by discontinuing its operations, the firm is better off as it minimizes the loss. The firm is better off as it minimizes the losses. The point at which firm covers its variable cost is called the closing down point. The point at which firms cover its variable cost, it's called the closing down point. अब ध्यान से देखना, लिख लो पहले. यहां पे हमें क्या पता लग रहा है, फर्म ने सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कवर किया है, वेरिएबल. तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग डाउन पॉइंट. क्यों? क्योंकि अगर फर्म ये भी कवर नहीं कर पाती, इतना भी कवर नहीं कर पाती, अगर ये एबीसी जरा सा और ऊपर होता प्राइस के, तो हम कवर कर पाते. द आंसर इज नो. इन दिस केस फर्म अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही, तो क्या फर्म कंटिन्यू कर पाएगी? नो. तो इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट को क्लोजिंग पॉइंट. राइट. क्लोजिंग डाउन पॉइंट इज डिनोटेड बाय W. यहां पे W मार्क कर लेना बच्चे. If the price falls below PW, this is your PW. If the price falls below PW, the firm does not cover its variable cost. The firm does not cover its variable cost, and it's better to close down. And it is better to close down. ठीक है, जल्दी से इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं. So we can say that profit is equals to revenue minus cost. This is total revenue and total cost. अगर मैं प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं x से, तो ये बन जाएगा r by x minus c by x, and x is nothing but your output. So total revenue by output is what? Can we call this AR? Total cost by output is what? AC. Right? अब क्या AR को प्राइस बोल सकते हैं? कंडीशन नंबर 1 क्या लिखी थी? इफ प्राइस इज मोर देन AC, कंटिन्यू करो. क्यों कंटिन्यू करो? आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. देखो जी कैसे हो रहा है. अगर प्राइस इज मोर देन AC है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, विच मीन्स दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, विच मीन्स दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इसका मतलब क्या? R by X is more than C by X, X cancel, revenue is much higher than cost, therefore supernormal profit. Clear है? Coming to part B, if price is equals to AC, तो आपको होते बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट. क्या होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? की डेफिनेशन क्या है? योर दिस प्रॉफिट पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. योर पाई इक्वल्स टू व्हाट? 0. अब एक बात बताओ, ध्यान से देखेंगे इधर. इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, obviously in that case your R is equals to C. Can we say that? And if R is equals to pi equals to 0. समझ आया? अब नॉर्मल प्रॉफिट 0 का मतलब क्या? क्या सच में प्रॉफिट नहीं हो रहा? द आंसर इज नो. इन दिस केस, इन द केस ऑफ कॉस्ट, हमने कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर करी हैं? लेबर को किया होगा, कैपिटल को किया होगा. तो देयर आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? उसमें से एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एंटरप्रेन्योर भी है. एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, है ना? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो इन दिस केस सिंस R इज इक्वल्स टू C, बट इस C के अंदर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 0. बट एंटरप्रेन्योर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहे. Does that make sense? Yep. थर्ड अभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. प्राइस इज लेस देन AC. अब ध्यान से देखेंगे इसको. सिंस प्राइस इज लेस देन AC, कैन वी से दैट प्राइस इज लेस देन AFC प्लस AVC?
AC की डेफिनेशन है ये। अब हाइपोथेटिकली लेट्स से प्राइस को 20 ले लो, AFC को 15 ले लो एंड ABC को इसको 30 लो एक मिनट के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 20 ठीक है, this is 20, this is 15 and let's say this is 15. So this is 20, this is 15 plus 15 because this is equals to 30 and we know that 20 is less than 30. क्लियर है? बट अगर मैं इसको फिर से ऐसे लिखूं 20, प्राइस को 20, अभी के लिए ये भूल जाता हूं, सिर्फ देखता हूं मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। व्हाट इज माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? 15. तो कैन वी से प्राइस इज मोर देन एबीसी? इन दिस केस फर्म विल कंटिन्यू। अब एक और केस लेते हैं, प्राइस इज लेस देन एसी, प्राइस इज लेस देन एएफसी प्लस एबीसी। इन दिस केस अगर आप एबीसी को बढ़ा के 25 कर देते हो, सो दिस इज 20 इज लेस देन 15 प्लस 25, 20 इज लेस देन 40। नाउ 20, अब सिर्फ इसको एबीसी को हटा देंगे, 20 और एबीसी कितना 25। क्या फर्म कंटिन्यू करेगी कि नहीं? क्यों? वो एबीसी कवर नहीं कर पा रही। डज इट हेल्प? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब तक प्राइस इज मोर देन एसी वी हैव नो प्रॉब्लम, फर्म विल कंटिन्यू एंड अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड हमने सीखा अगर प्राइस इक्वल्स टू एसी होता है तो फर्म हमें नॉर्मल प्रॉफिट दे रही है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट छुपा हुआ है। थर्ड, इफ प्राइस इज लेस देन एसी तो मुझे दो कंडीशन देखनी है, 3.A वेदर प्राइस इज लेस देन एबीसी, if this holds true then firm will shut down. 3.B, if price is more than ABC the firm should continue. Does it help? And this is the SAR बच्चे, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? श्योर? ठीक है। लास्ट मैथमेटिकल मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सिर्फ वो करके क्लास को ओवर करेंगे। नाउ सिंस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TC, योर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज व्हाट बच्चे? डेल पाई बाय डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू डेल TR बाय डेल एक्स माइनस डेल TC बाय डेल एक्स। अब इन दिस केस व्हाट इज योर TR बाय डेल TR बाय डेल एक्स? व्हाट इज योर डेल TC बाय डेल एक्स? We need to put that equals to what? Therefore first order condition से क्या मिला? बट ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी देखनी है विच इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल स्क्वायर पाई बाय डेल एक्स स्क्वायर DMR बाय DX माइनस DMC बाय डेल एक्स। नाउ इन दिस केस ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब ये क्या है? स्लोप ऑफ MR लेस देन स्लोप ऑफ MC। सो स्लोप ऑफ MC, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। नाउ दिस इज द सेकंड कंडीशन एंड फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी कैन से दैट you will get the profit maximizing condition.